इंटरव्यू की तैयारी के अगले सत्र में फिर से आपका स्वागत है। आज जो सवाल स्टैटिक किस्म के मैं लूंगा, आपने जो पूछ रखे हैं, जैसे करुणाकांत का मेरे पास फॉर्म है, ऐसे ही मेरे पास फॉर्म है शिप्रा चतुर्वेदी का, फिर राजेश कुमार मिश्र का मेरे पास फॉर्म है। इसमें जो स्टैटिक किस्म के सवाल मुझे लगेंगे, इन सवालों को मैं आज लूंगा इस सेशन में। विजय बहादुर का है फॉर्म मेरे पास जो है, आज राजकुमार कौशल का है, अच्छा, इस पर जाने से पहले, इन सवालों पर जाने से पहले इस पर चर्चा शुरू करें। जो इश्यूज हैं साक्षात्कार के लिए, उनको कई खंडों में बांटा जा सकता है। जैसे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के और आईआर के इश्यूज हैं। ऐसे कुछ बड़े डिविजन्स आपको कर लेने चाहिए। और जो व्हाट्सएप नंबर 87440 का आपको दिया गया है, 82373, उस व्हाट्सएप नंबर पर सवाल अपने भेज दीजिए। 4 हेड में आप सवाल भेजिए अभी फिलहाल। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के सवाल, अगर आपका डिफेंस है, सोशल वर्क है, फिलॉसफी है, उसके सवाल। दूसरा इकोनॉमिक इश्यूज के सवाल। तीसरा सोशल इश्यूज के सवाल। चौथा आईआर और सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। पांचवा कोरोना और उसके साथ जुड़े हुए कुछ इश्यूज पर। तो उस सवाल के साथ इसको जोड़ दीजिए कि ऑप्शनल का सवाल है, डिफेंस स्टडीज के टीचर से आप पूछना चाहते हैं, अमुक सवाल आप इकोनॉमिक्स के टीचर से पूछना चाहते हैं। तो जो सवाल आप भेजेंगे हमको व्हाट्सएप पर, उसके क्लासिफिकेशन से फिर हम तय कर लेंगे कि डिफेंस के टीचर को 9 या 10 तारीख को पर्याप्त सवाल आ जाए तो उनको कहा जाए कि वो डिफेंस की कक्षा ले ले। सोशल वर्क के टीचर को कहा जाए कि सोशल वर्क के सवालों पर कक्षा ले ले। सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज पर मैं कक्षा ले लूंगा, इकोनॉमिक इश्यूज पर टीचर ले लेंगे। पहले हमारे पास अगर सवाल आ जाते हैं सारे इस तरह के खंडों में बटे हुए, तब उनको अलग अलग टीचर को असाइन करके और उनको अलग अलग सत्र लेने के लिए कहा जाएगा। 9 तारीख को डिफेंस वाले शिक्षक आपका एक सत्र लेना चाहते हैं, तो जिनका डिफेंस ऑप्शनल हो वो लोग तब तक डिफेंस के जितने सवाल बन सकते हैं जो पूछना चाहते हैं वो भेज दें। उसी दिन डिफेंस वाले शिक्षक एक दूसरे सत्र में आईआर और सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आपके मन में जो आईआर वाले सवाल हो या सिक्योरिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो, उनको भी आप भेज दीजिए। तो 9 तारीख को आपका एक सेशन हो जाएगा। कल मैं फिलॉसफी का एक सेशन लूंगा। तो अगर आप फिलॉसफी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कल आप फिलॉसफी वाले सवालों को भेज दीजिए। 9-10 के सेशन के बाद 11-12 तारीख में फिर मैं कॉन्टेम्परेरी इश्यूज पर, सोशल इश्यूज पर एक सत्र लूंगा। उसके लिए तब तक आप सवाल भेजते रहिए। जब पर्याप्त सवाल इकट्ठे हो जाएंगे उस पर हम लोग जाएंगे। अब आते हैं आज के सत्र पर। और इसमें जो सवाल मुझे दिख रहे हैं, जो करुणाकांत का क्वेश्चन है कि सिविल सेवा में आने का क्या कारण है। 2 तरह के सवाल मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं। एक, आप पीसीएस क्यों बनना चाहते हैं। दूसरा, आपको पीसीएस क्यों बना दिया जाए। ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल अलग अलग हैं। आप पीसीएस में क्यों आना चाहते हैं, इसका मतलब इस नौकरी में आने के पीछे का कारण बताना है। और आपको पीसीएस क्यों बना दिया जाए, इसमें आपको अपनी योग्यता या व्यक्तित्व के किसी पक्ष को सामने रखकर उत्तर देना है, जिससे आप जस्टिफाई कर सकें कि पीसीएस के लिए जो जरूरी योग्यताएं या गुण है या जो व्यक्तित्व है वो मेरे अंदर है, इसलिए आप मुझे पीसीएस बना दीजिए। 2 सवाल अलग अलग थे। इसी में जो सवाल उन्होंने पूछा, सिविल सेवा में आने का क्या कारण है,
तो आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? इसका कमोबेश में जवाब दे चुका हूं। बताया था आपको कि आप कई तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। कहा था सामाजिक मनोविज्ञान से इसका जवाब दे सकते हैं। जिस समाज में हम हैं उस समाज में हमारे निर्णयों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक मनोविज्ञान से आता है। कहा था जो आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, उड़ते हैं, जो त्योहार मनाते हैं, वो सब आपका नहीं है। आपका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ हो तो आप ईद त्योहार मनाएंगे, किसी हिंदू परिवार में हुआ हो तो आप दिवाली मनाएंगे। अब आप दिवाली मनाएंगे या ईद मनाएंगे, आपका चयन थोड़े होता है, ये आपके समाज का चयन है। आप भैंसा, गाय, बैल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, ये आपका चयन नहीं। मांसाहारी है तब भी ये चयन आपके समाज का है। आप नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति हैं, वहां के किसी समाज में पैदा हुए, नागालैंड में, आप ही खाएंगे। अगर आप उत्तर भारतीय हैं, यूपी में पैदा हुए हैं, तो बकरे का मांस तो खा लेते हैं, लेकिन तमाम अन्य पशुओं का मांस खाने से आपको ऐतराज होता है। ठीक वैसे जैसे हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारे निर्णय या हमारे जीवन के बहुत सारे निर्णय सामाजिक मनोविज्ञान से प्रभावित होते हैं, उस आधार पर आप कह सकेंगे कि सिविल सेवा में आने के पीछे भी सामाजिक मनोविज्ञान का कारक जिम्मेवार है। बचपन से जब हमारा एटीट्यूड बनता है, जब हमारी चॉइसेस बनती हैं, रुचियां बनती हैं, निर्णय बनते हैं, तो जिस समाज से हमारा एक्सपोजर हुआ उस समाज में सिविल सेवा के प्रति रुझान बहुत ज्यादा है। उसी रुझान ने कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में भी अपनी जगह बनाई और वो आगे चलकर जब युवा हुई तो सिविल सेवा का आकर्षण जो तैयार किया उसमें इस सर्विस को सबसे ऊपर रखा। एक जवाब तो उसका आप सामाजिक मनोविज्ञान दे सकते हैं, इसके लिए एक सत्र मैंने किया था। दूसरा जवाब आप दे सकते हैं कि सर व्यक्ति के तौर पर जब हम कैरियर ऑप्शन चुनते हैं तो उस कैरियर ऑप्शन को चुनना चाहेंगे जिसमें अपने लिए काम करने और समाज के लिए काम करने दोनों की संभावनाएं पर्याप्त। अपने लिए क्या काम? अपने लिए अच्छा जीवन, सुखमय जीवन। अब सुख का कई मायने होता है, बौद्धिक सुख भी है, भावनात्मक सुख भी है, कई तरह का सुख होता है। तो आप कह सकेंगे सिविल सेवा में मुझे सारे सुखों को अर्जित करने की संभावना दिखाई देती है। कैसे? जब आप किसी की मदद करते हैं, नीडी आदमी की, और वो आदमी आपको आशीष देता है, दुआ देता है, तो आपको भावनात्मक संतोष होता है। कभी आपने महसूस किया हो कोई आदमी सड़क के किनारे खड़ा है, ब्लाइंड है, सड़क पर ट्रैफिक है, आप उसका हाथ पकड़ के सड़क पार करा दीजिए। सड़क के उस पार ले जाने के बाद जब आपको थैंक यू बोलता है तो आपको अंदर से क्या महसूस होता है? कुछ अच्छा फील होता है, फील गुड फैक्टर एक आता है, संतोष होता है कि एक आदमी की मदद की। उसे क्या मिलता है? सुख मिलता है। सिविल सेवा इस तरह के भावनात्मक सुखों को आपको रोज प्रदान कर सकती है। इसमें बौद्धिक सुख है, आप तमाम तरह के लोगों की बात सुनते हैं, अलग अलग पक्ष सुनते हैं, फिर उसके बाद आप उनके पक्षों को सुनकर निर्णय लेते हैं। अलग अलग पक्षों को सुनकर उस पर तार्किक विश्लेषण करके जब आप निर्णय लेते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, इससे बौद्धिक सुख में इजाफा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर सिविल सेवा में बौद्धिक, भावनात्मक तमाम प्रकार के सुखों का संयोजन है, साथ में अच्छी सैलरी है, जॉब सिक्योरिटी है, तमाम वो आस्पेक्ट जो एक आदमी अपने लिए कैरियर में चूज करना चाहेगा वो सब है। और दूसरा, इसके साथ साथ अपने लिए इतना कुछ है ही, साथ साथ आप समाज को कुछ देते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं। ये अनूठा संयोग सिर्फ सिविल सेवा में मिलता है, इसलिए मैं सिविल सेवा में आना चाहता हूं। इस आधार पर आप इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। तो पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब बातों को विस्तार समझाया है। उसके साथ इस तरह की कुछ बातों को आप जोड़ सकते हैं, और वो सब जवाब तो आप दे ही सकते हैं कि सर ये चैलेंजिंग है, इसमें लीडरशिप के लिए स्कोप है, प्रतिष्ठा है, काम करने के अवसर है, डाइवर्सिफाइड है, तमाम तरह के चैलेंजेस हैं, डिसीजन मेकिंग का स्कोप है। तो ये बात आप तमाम ऐसी बता सकेंगे।
दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि नौकरी में आने के इतने दिन बाद सिविल सेवा में आने का निर्णय क्यों किया। ये सवाल उन लोगों के लिए होगा जो पहले से नौकरी में हैं और नौकरी में रहते हुए सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। जैसे अभी ये टीजीटी साइंस के टीचर के पद पर हैं जिन्होंने सवाल पूछा है और वहां से सिविल सेवा में आना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब भी मैं कमोबेश दे चुका हूं। बताया था आपको कि जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप तुलना करते हैं। पहले आप अपने जिस पद पर हैं उसको अच्छा बताते हैं, उसको खारिज नहीं करेंगे, उसका महत्व कम नहीं करेंगे। बताएंगे कि टीजीटी शिक्षक का पद बहुत जिम्मेवारी का पद है, बच्चों को सिखाने का अवसर मिलता है, उनका कैरियर शेप करने का अवसर मिलता है, उसमें एक अलग तरह का सुकून है। अगर आप यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं तो आपको कहेंगे शोध का मौका मिलता है, नई नई थीरीज पढ़ने का मौका मिलता है, चैलेंजिंग है। लेकिन फिर ये कहेंगे कि सर अगर हम इसकी तुलना सिविल सेवा से करें तो कुछ ऐसे कारक हैं जो सिविल सेवा में उपलब्ध हैं जो इन सेवाओं में नहीं मौजूद है। जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय करने के अवसर। एक टीजीटी टीचर के पास सामाजिक आर्थिक न्याय देने के वो अवसर नहीं है जो एक सिविल सेवक के पास होते हैं। आप कहेंगे सर दुनिया में न्याय सबसे बड़ा मूल्य है। पूरी दुनिया में जितने बाकी मूल्य हैं वो सब बेसिकली न्याय के साथ जुड़े हुए साधन हैं। अगर हम समानता लाना चाहते समाज में तो क्यों लाना चाहते? क्योंकि समानता आने से न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा। इसका तो हमारी पूरी दुनिया जिस मूल्य की तरफ जाना चाहती है, आदर्श बनाए अगर हम दुनिया को, जिस मूल्य की तरफ दुनिया जाएगी वो न्याय है। और अगर मुझे किसी नौकरी को करने का विकल्प मिले जिसमें यही ग्लोबल वैल्यू जिसकी दुनिया तलाश कर रही है उसको वितरण करने वाले सदस्य के रूप में मैं शामिल हो सकूं, तो एक वैश्विक मूल्य में मेरी भागीदारी अगर बन सके तो इससे बड़ा कोई और अवसर मुझे नजर नहीं आता। सिविल सेवा एक ऐसा ही अवसर मुझे देती है। जिस वैश्विक मूल्य न्याय की पूरी दुनिया में लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ाव है उनका, उस मूल्य का, उसी मूल्य के साथ काम करने का मुझे सिविल सेवा अवसर देती है। जितने कल्याणकारी स्कीम है, आप ध्यान रखिए, आप एक कल्याणकारी राज्य के लिए काम करेंगे, वेलफेयर स्टेट के लिए काम करेंगे, वो सारी कल्याण की योजनाएं अंततः न्याय दे रही हैं। आप मनरेगा में किसी का काम देखेंगे कि उसको अलॉट हुआ या नहीं हुआ, न्याय है। आप पीडीएस सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्यान्न वितरण हुआ या नहीं हुआ, किसी कोटेदार की जांच करेंगे, जनता तक अनाज पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा उसको देखेंगे, न्याय है। तो न्याय देने की संस्था राज्य के साथ आप सीधे जुड़ते हैं। और इस न्याय से क्या होता है? हर न्याय पीड़ा का अंत करता है। जैसे भूख क्या पैदा करती है? पीड़ा। और आपने उस भूखे आदमी को क्या दे दिया? अनाज। उस अनाज से क्या हो? उसकी पीड़ा का अंत। तो आपने क्या किया? उसको खाद्यान्न देके उसके साथ एक न्याय किया, उसका कल्याण किया और उससे उसको भूख से होने वाली पीड़ा से निजात मिली। तो आप क्या कर रहे हैं सिविल सेवक के तौर पर? आप सिविल सेवक के तौर पर समाज में दुख की मात्रा कम कर रहे हैं। आप वही काम कर रहे हैं जो भारत के सबसे बड़े महापुरुष कहे जाने वाले गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध की बात तो याद होगी। दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। बुद्ध ने राजपाट त्याग दिया था दुख निवारण के लिए। आज संवैधानिक कल्याणकारी राज्यों में सिविल सेवक बुद्ध की तरह, हजारों लाखों बुद्ध की तरह पूरे राज्य में फैलकर उसी दुख से निवारण करने का एक माध्यम बनते हैं। ये महायान की तरह, जैसे बुद्ध ने कहा ना, महायान, एक ऐसा यान बनाओ जिस यान पर बहुत सारे लोगों को बैठा के ले जाया जा सके। आप कहेंगे सर सिविल सेवा महायान की तरह है, बुद्ध के महायान की तरह है। संवैधानिक कल्याणकारी राज्यों में
सिविल सेवा संवैधानिक कल्याणकारी राज्यों के सभी न्यायपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने का जरिया या साधन है। ये वो महायान है जो ठीक तरीके से काम करे तो दलित, पिछड़े, वंचित, स्त्रियां, अल्पसंख्यक, इन सब के जीवन में मौजूद जो दुख और पीड़ा है उसका अंत किया जा सकता है। इस तरह का जवाब दे सकते हैं और कह सकते हैं सर इसलिए मैं किसी नौकरी की तुलना में सिविल सेवा को तरजीह देता हूं। कोई नौकरी जिसमें मैं हूं वो कमतर नहीं है, लेकिन सिविल सेवा में जिस किस्म के अवसर है न्याय का, सुख प्रदान करने का, लोगों की पीड़ा हरने का, जनता के लिए काम करने का, अलग अलग तरह के विषयों पर काम करने का, डिसीजन मेकिंग का, नेतृत्व का, लीडरशिप का, ये सब बाकी सेवाओं में सिविल सेवा की तुलना में या तो कम है या नहीं है। इसलिए मैं सिविल सेवा में आना चाहता हूं। आप इसी के जवाब को ऐसे दे सकते हैं कि सर मैं व्यक्ति के तौर पर चाहता हूं कि मैं जीवन में वो अर्जित करूं जिससे मेरे व्यक्तित्व की पूर्णता आए। और अगर मानव के तौर पर हमारे व्यक्तित्व की पूर्णता तब आएगी जब हमारा बौद्धिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, नैतिक विकास हो, सारे विकास हमारे। अभी न्याय के आधार पर उत्तर दिया था, विकास के आधार पर दे रहा हूं। व्यक्ति के तौर पर मैं चाहता हूं मेरा महत्तम विकास हो। मेरा महत्तम विकास तभी होगा जब मेरे सारे संकायों का विकास होगा। आपके अंदर कौन कौन से संकाय है, कौन कौन सी फैकल्टी? भावनात्मक संकाय है, बौद्धिक संकाय है, नैतिक संकाय है। आप कहेंगे सर सिविल सेवा में काम करने पर इन सभी संकायों के विकसित होने का मौका मिलता है। जब मैं रोज रोज निर्णय करूंगा, विश्लेषण करूंगा, तो मेरा बौद्धिक संकाय विकसित होगा। जब मैं लोगों की पीड़ा दूर करूंगा, उससे मेरी भावना की संतुष्टि होगी, भावनात्मक संकाय मजबूत होगा। और जब मैं सत्यनिष्ठा के साथ आचरण करूंगा, समानुभूति से युक्त होऊंगा, करुणा जैसा मूल्य अपने अंदर शामिल करूंगा, लोगों के, वंचित लोगों के काम बीच काम करते हुए, तो मेरा नैतिक विकास होगा। तो मेरा बौद्धिक, नैतिक, भावनात्मक सारा जो विकास है वो सिविल सेवा के माध्यम से संभव है, जो बिरली ही कोई और सेवा दे सकती है। इसलिए सर सिविल सेवा में आना चाहता। तो आप इस सवाल का जवाब व्यक्तित्व के आधार पर दे सकते हैं, विकास की संकल्पना के आधार पर दे सकते हैं, कल्याणकारी संवैधानिक राज्य के आदर्शों के आधार पर दे सकते हैं, न्याय के आदर्श के आधार पर दे सकते हैं। इस तरह के कुछ मॉडल बना के आप कह सकते हैं सर मैं इसलिए सिविल सेवा में आना चाहता हूं। इसका सामान्य जवाब भी होता है जो आप देते आए कि चैलेंजिंग है, बहुत सारे अवसर हैं, नेतृत्व की संभावनाएं, क्षमता ये अपने अवसरों के रूप में आपको प्रदान करेगी। इस तरह की कुछ बात भी आप बता सकते हैं। एक सवाल पूछा है आपने, एकेडमिक सब्जेक्ट रसायन विज्ञान को लेने के बजाय ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल वर्क को लेने का क्या कारण है? अब पीसीएस में आप जानते हैं बहुत सारे लोग सोशल वर्क और डिफेंस लेते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में सोशल वर्क और डिफेंस बहुत कम जगहों पर है या बहुत कम लोग लेते हैं। तो ये सवाल बहुतों के लिए काम का हो सकता है। इसका जवाब अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया कि बीए किया तुमने पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री से, एमए किया पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी या फिलॉसफी से एमए किया, अब फिर सब्जेक्ट ले लिया सोशल वर्क या डिफेंस, आपने बीएससी किया, एमएससी किया केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स से, अब फिर ले लिया सोशल वर्क डिफेंस, क्यों किया ऐसा? अपना ऑप्शनल पेपर क्यों नहीं किया? अब इसके भी कई जवाब होंगे। आप कहेंगे कि सर जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है प्रतियोगिता में सफल होना, और प्रतियोगिता में सफल होने में जो कारक मदद करते हैं उनमें एक कारक यह भी है कि हम वो विषय चुनें जिस विषय में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो, जिस विषय में मार्गदर्शन ज्यादा उपलब्ध हो, जिसको आसानी से तैयार किया जा सकता हो, जिसका सिलेबस छोटा हो। क्योंकि सर अंततः हमको इस कंपटीशन को क्रैक करना है। ये रोजगार पाने का, नौकरी पाने का जरिया है। सर ऐसे में अगर मैं रसायन विज्ञान ले लूं जिसका सिलेबस सोशल वर्क या डिफेंस की तुलना में 4 गुना बड़ा है, जिसमें इतने सवाल बनते हैं, मुख्य धारा का विषय है, इतने सवाल बनते हैं कि हर वर्ष इस संभावना बनी रहती कि एक तो सवाल उस पेपर में मुझे ना आए,
और दूसरी तरफ मैं डिफेंस ऑफ सोशल वर्क लूं और उसमें कुल 50 सवाल ही बनते हो, नए सवाल की संभावना बहुत कम हो, तो इसका मतलब है सोशल वर्क लेने पर सफलता की संभावना ज्यादा है, रिस्क कम है, सिलेबस छोटा है, नए सवाल नहीं बनते, पेपर स्टैटिक किस्म का है। तो सर मैं तब फिर इन सब आधारों पर जब विषय चुनता हूं जो मुझे प्रतियोगी परीक्षा में, इतनी प्रतियोगिता में सफल बनाए, तब मैं वही विषय चुनूंगा जो सफलता में सहायक। इसलिए मैंने सोशल वर्क या डिफेंस का चयन किया। तो क्लियरली बताइए कि सर मुझे फिर से एकेडमिक्स में अगर जाना हो तो मैं सोशल वर्क डिफेंस नहीं पढ़ूंगा। सोशल वर्क डिफेंस मैंने लिया है पीसीएस को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इन विषयों को ज्यादा विद्यार्थी लेते हैं। इसका मतलब यह कि इन विषयों से पीसीएस को क्रैक करना ज्यादा आसान होगा। इन्हीं विषयों में जब एनालिसिस करता हूं तो पाता हूं कि ज्यादा विद्यार्थी इन्हीं विषयों के साथ पीसीएस बनेंगे। तो जिस विषय का सक्सेस रेट ज्यादा है, जिस विषय में सामग्री आसानी से उपलब्ध है, जिस विषय में चर्चा करने के लिए अगर मैं चाहूंगा तो मेरे हॉस्टल या लॉज में जहां मैं रहता हूं वहीं 10 लोग मिल जाएंगे, जिस विषय में सवालों की संख्या सीमित है, जिस विषय में रिस्क कम है, सर प्रतियोगिता जब दे रहा होगा तो मैं ऐसा ही विषय तो चुनना चाहूंगा। क्योंकि ऐसा विषय जिसमें रिस्क कम है, ऐसा विषय जिसका सिलेबस छोटा है, वो विषय मुझे अतिरिक्त समय देता है जीएस पढ़ने के लिए, वो विषय मुझे अतिरिक्त समय देता है निबंध की तैयारी करने के लिए। परिणाम स्वरूप में जो अन्य पेपर हैं पीसीएस के, उनकी भी तैयारी ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाता हूं। इसलिए सर मैंने सोशल वर्क या डिफेंस चुना। तो उसका उत्तर व्यवहारिक दीजिए। 4-5 बातें मैंने बताई। एक, जब किसी विषय को बहुत लोग लेते हैं, आप कहेंगे सोशल वर्क डिफेंस को सर बहुत लोग लेते हैं, इसका मतलब यह कि लोकप्रिय विषय है। और कोई विषय लोकप्रिय तभी होता है जो उसमें सफलता दर ज्यादा है। तो जिस विषय की सफलता दर ज्यादा है उसी विषय को चुनने में बुद्धिमानी है, क्योंकि जरूर वो विषय उस प्रतियोगी परीक्षा के मॉडल में सबसे ज्यादा सफलता की संभावना लेकर आने वाला विषय होगा। तो सर जब बहुत लोकप्रिय है, ज्यादा लोग इसी सफल हो रहे हैं, सिलेबस छोटा है, मुझे अतिरिक्त समय मिलेगा ज्यादा अन्य विषयों की तैयारी करने का, तो मैं इस विषय को क्यों नहीं लूंगा। नोट्स आसानी से सुलभ हो, मार्गदर्शन ज्यादा आसानी से मिलता हो, सामग्री स्टैटिक किस्म की हो, जोखिम प्रबंधन किया जा सकता हो, उसको लेने पर दूसरे पेपर को पढ़ने के लिए समय ज्यादा अतिरिक्त मिलता हो, विषय ज्यादा लोकप्रिय हो। कहेंगे सर ये 7-8 कारण है जो मुझे लगता है कि सोशल वर्क डिफेंस चुनने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। अगर मुझे एकेडमिक्स पे फिर आज जाना हो, मैं रसायन शास्त्र के साथ जाऊंगा, क्योंकि रसायन शास्त्र में मेरी रुचि है। लेकिन सर रसायन शास्त्र में गारंटी नहीं कि सब सवाल मेरा मुझे आ जाए। तो पेपर में कंपटीशन में वो चुनता हूं जो सफलता में सहायक हो, और एकेडमिक्स में वो पढ़ता हूं जो मेरी रुचि का विषय है। जिस विषय को मुझे सीखना है, जिसके साथ मुझे उच्च शिक्षा में आगे जाना है। इसलिए दोनों के आधार सर अलग अलग है। अगर वो ड्रिल करेंगे तो आप पूछ बता देंगे कि सर मान लीजिए इसको मैं आप अनुमति दें तो मैं एक उदाहरण समझाना चाहूंगा। किस तरह अगर मुझे दिल्ली जाना हो और मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, पैदल चलना मुझे बहुत पसंद है, और मैं जानता हूं मैं 600 किलोमीटर पैदल चल भी सकता हूं, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर वहां एक पुरस्कार रखा हुआ है कि जो दिल्ली पहले पहुंचेगा ऐसे लोगों को कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। अब पैदल चलना, साइकिल से जाना, ट्रेन से जाना, सब विकल्प मेरे पास है, बस से जाना, सब विकल्प मेरे पास है। लेकिन इस प्रतियोगिता में अलाउ किया गया है कि आप जिस माध्यम को चुनना चाहें उस माध्यम से आए, आप पहुंचिए दिल्ली किसी भी तरीके से। दिल्ली में कोई जंगल है, वहां तक पहुंचना है। अब मैंने देखा कि अगर मैं हवाई जहाज से जाऊं तो 1-1.5 घंटा में दिल्ली पहुंच जाऊंगा इलाहाबाद से, और उसके बाद फिर वहां साइकिल लूं तो जंगल तक 1.5 घंटा और लगेगा हरियाणा बॉर्डर पर, और मैं इस तरह से 3-3.5 घंटे पहुंच जाऊंगा। ट्रेन से जाऊंगा मैं 9-10 घंटे लगेंगे।
तो मैं इस बात के आधार पर ट्रेन का चयन नहीं करता हूं, पैदल जाने का चयन दिल्ली के लिए नहीं करता हूं कि मेरी रुचि का मामला है। मैं वहां चयन हवाई जहाज का इस आधार पर करता हूं कि हवाई जहाज से जाने पर ही मेरे इस प्रतियोगिता में सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बाकी अन्य प्रतिभागी हवाई जहाज से जा रहे हैं। तो सोशल वर्क और डिफेंस को जब आयोग ने ही इतना सफल विषय बना दिया, ये तो निर्धारित आयोग करता है कि किस विषय का पेपर कैसा हो। जब आयोग ने उस विषय का पेपर ऐसा बनाया कि उसमें नए सवाल बनते ही नहीं, कुछ सवाल है जिनको रट के आप तैयार करके पेपर दे सकते हैं, तो मैं ऐसा पेपर क्यों चुनूंगा जिसमें चाहे मैं जितना तैयार कर लूं हमेशा संभावना बनी रहेगी नया सवाल अभी भी बन सकता है। तो आप इस तरह का उदाहरण देकर कह सकते हैं सर ये तो बिल्कुल वही मामला हो गया कि मैं ये जानते हुए कि बाकी प्रतिभागी हवाई जहाज से जा रहे हैं और मैं ट्रेन से दिल्ली जाने का चयन करूं क्योंकि मुझे लगे कि ये मेरी फेवरेट राइड है, इसी से मैं राइड करना पसंद करता हूं या इसी से मैं कम्यूट करना पसंद करता हूं। सवाल यहां आपकी पसंद का नहीं है, सवाल किसी कंपटीशन में सफल होने का है। तो आप ये जो कुछ आधार हैं इनका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं। मान लीजिए सवाल आपसे पूछा जाए कैसे देंगे जवाब, ये तो मैंने एनालिसिस की। सवाल पूछा जाए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल वर्क है, डिफेंस है, और आप रसायन शास्त्र से, फिलॉसफी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से आपने बीए में एमएससी बीएससी किया है, आप उसको क्यों छोड़ दिया? तो आप कहेंगे कि सर आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में जब मैंने इस परीक्षा में शामिल होने का निर्णय किया तो सबसे पहले ये देखा कि सबसे सफलतम विषय कौन से हैं जिनसे ज्यादा छात्र चयनित होते हैं, और मैंने पाया कि सोशल वर्क डिफेंस से सबसे ज्यादा छात्र चयनित होते हैं। इसका मतलब आयोग खुद इन विषयों के विद्यार्थियों को ज्यादा मात्रा में सफल बना रहा है। इसका मतलब जरूर इन विषयों के साथ सफल होने की संभावना ज्यादा होगी। जब मैंने इसके एनालिसिस की कि ऐसा क्यों है कि सोशल वर्क और डिफेंस के विद्यार्थी आयोग की इस परीक्षा में सफल हो रहे हैं, आयोग से इन विषयों के विद्यार्थियों को ज्यादा मदद मिल रही है, तो मैंने पाया कि इसका कारण इस विषय का नेचर है। यह विषय स्टैटिक किस्म का है, इसमें सीमित सवाल बनते हैं, इसका मार्गदर्शन उपलब्ध है, नोट्स सुलभ है, ज्यादा लोग चर्चा के लिए मिलते हैं, कम समय में तैयार हो जाता है, जबकि दूसरे विषय की तुलना में कई बार ज्योग्राफी जैसा विषय की तुलना में 4 गुना बड़ा है। तब मैंने पाया है सर कि जब मैं कंपटीशन में जा रहा हूं तो मुझे निर्णय भावनात्मक आधार पर नहीं बल्कि बौद्धिक आधार पर लेना चाहिए, और जो प्रूवन हो, जो सिद्ध हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पता हो, जिससे सफलता की संभावना ज्यादा बनती हो, उसी विषय को चुनना चाहिए। और इसी कसौटी पर सर मैंने सोशल और डिफेंस को चूज किया। ये जवाब आपका करीब 25-30 सेकंड 40 सेकंड मैंने दिया है। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। बाकी बात मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए समझाई कि अगर क्रॉस क्वेश्चन होता है तो उसका जवाब आप कैसे देंगे। फिर एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि 2005 में स्नातक पास करने के बाद ही सिविल सेवा में आने का निर्णय क्यों नहीं लिया। अब ये बात भी आप कई तरीकों से समझा सकते हैं। आप अगर गांव से गए हैं तो कल मैंने जो जवाब आपको दिया था कि आप कहेंगे सर जब हम किसी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो उस प्रतियोगिता का कुछ डिफिकल्टी लेवल होता है। जैसे हम गेम खेलते हैं तो कंप्यूटर पे गेम खेलेंगे अगर आप, तो कंप्यूटर आपको पहले आप सिलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले कम डिफिकल्टी लेवल वाला गेम सिलेक्ट करते हैं। फिर जब कम डिफिकल्टी लेवल का वो स्तर क्रॉस कर लेते हैं तब आपको ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाला गेम देता है कंप्यूटर। वीडियो गेम में आप कोई वीडियो गेम खेलेंगे, कंप्यूटर गेम खेलेंगे, ऐसा ही होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप ज्यादा डिफिकल्टी लेवल की ओर जाते हैं। आप पहली ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाला गेम चूज कर रहे हैं जिसमें हारना तय है, खेल ही नहीं पाएंगे, अभ्यास नहीं, आदत नहीं, तो फायदा नहीं उसको खेलने। यही बात आप यहां कहेंगे। आप कहेंगे सर जब मैंने सिविल सेवा के स्वरूप को ग्रेजुएशन की बात समझा तो पाया कि इसकी जो मांग है जिसमें समय सीमा के भीतर उत्तर लिखना है, भाषा प्रांजल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए, आपको नए सवाल लिखने का अभ्यास होना चाहिए, आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तो
आपके पास बोलने का कौशल होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। सर मैंने पाया कि मैं स्नातक में अगर शामिल भी हो जाऊं परीक्षाओं में तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लूं तो मुख्य परीक्षा में जिन कौशलों की जरूरत पड़ेगी, समय सीमा के भीतर उत्तर लिखना, प्रभावी तरीके से लिखना, प्रांजल भाषा हो, ये सब मुझ में अभी मौजूद नहीं है। उसका कारण प्राय सर ये रहा क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, जहां शिक्षा दीक्षा हुई, जिस तरह का पारिवारिक परिवेश था, मुझे कभी कोई गाइडेंस नहीं मिला। घर में पढ़ने लिखने वाले लोग कम थे। मैं भी औसत दर्जे का विद्यार्थी था, स्वीकार कर लीजिए कि आप औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। तो सर मैंने समझा कि जो मुझसे विद्यार्थी बहुत आगे हैं उनके स्तर तक पहले मुझे अपने अंदर क्षमता और कौशल विकसित करना चाहिए। और वो क्षमताएं और कौशल विकसित करने में सर मुझे 3-4 साल का समय लगा। जब मैंने समझ लिया कि अब मेरे अंदर ये कौशल है, तब मैं इस परीक्षा में शामिल हुआ। और वो कौशल अर्जित करने में स्नातक के बाद मुझे 4-5 साल का समय लगा। इसी में आप कह देंगे कि सर स्नातकीय जो हमारी परीक्षाएं थी उनका स्वरूप भी पीसीएस से अलग था। वहां भी हम 8-9 सवाल गेस करते थे, उन्हें 5 फंस जाते थे। तो मैंने बीए जरूर किया, बीएससी जरूर किया, सिलेबस भी पढ़ा, लेकिन मूलतः वहां सवाल लगभग पता होते हैं, उनको हम अच्छे से तैयार करके जाते हैं और लिख देते हैं। तो हमारी जो स्नातक की परीक्षा की तैयारी थी या स्नातक की डिग्री की तैयारी थी, उसने मुझे सिविल सेवा के लिए जरूरी कौशलों से युक्त नहीं किया। स्नातक खत्म करने के बाद मुझे समझ में आया कि विश्वविद्यालय शिक्षा जो मैंने ली है और जो सिविल सेवा है, इन दोनों के स्वरूप में अंतर है। इसलिए भले मैं स्नातक को पास कर गया हूं, लेकिन सिविल सेवा के लिए जरूरी कौशल मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने सर स्नातक के तुरंत बाद इस परीक्षा में शामिल ना होने का निर्णय लिया, तब तक जब तक कि मेरे अंदर वो पर्याप्त मात्रा में कौशल और ज्ञान क्षमताएं ना आ जाए। इस तरीके से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आपने इतना लंबा समय क्यों लिया इस सेवा में अटेम्प्ट लेने के लिए। आप ये भी बता सकते हैं कि सर पूरी परीक्षा एक बार में पास करनी होती है, उसी बार का प्रीलिम्स, उसी बार का मेंस, उसी बार का इंटरव्यू। और इस रूप में आखिरी चरण क्रैक करने तक का जब तक विजन ना हो, तब तक सर अभिमन्यु वाली दशा हो सकती है कि चक्रव्यूह में घुस तो गए, निकल नहीं पा रहे हैं, और फिर एक विशेष ट्रैप बनता है। हो सकता है मेरा पीटी क्लियर हो जाए और ऐसी पढ़ाई में कर लूं कि बार बार पीटी क्लियर होता रहे, तो पीटी तो मैं क्लियर कर लूंगा और उसके 4 महीने बाद मेंस हो जाएगा। उस 4 महीने में केवल मैं उस 4 महीने के दौरान घटी हुई समसामयिक घटनाएं पढ़ पाता हूं। फिर मेंस दिया और मेंस की मेरी तैयारी अच्छी है नहीं, इस बार बार फेल करूंगा, जब फेल करूंगा फिर पीटी दूंगा, फिर 2-3 महीने का समय मिलेगा। तो सर वो पीटी मेंस का चक्कर लगातार चलता रहेगा और मैं उस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मुझे कभी पर्याप्त समय फिर पीटी देने के बाद 1 साल 8 महीने नहीं मिलेगा कि मैं मेंस के लिए जुटा पाऊं। इसलिए मैंने समझा कि जब मुझे पूरी परीक्षा की तैयारी मेरी हो जाए एक बार में, तभी मुझे इसमें शामिल होना चाहिए। इस तरह का जवाब भी आप दे सकते हैं कि आपने स्नातक के तुरंत बाद इस परीक्षा में शामिल होने का निर्णय क्यों नहीं लिया। अगर आपने नहीं लिया है तब इस बात को आप समझा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैंने इसलिए भी सिविल सेवा में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया क्योंकि मेरा रुझान सिविल सेवा के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी था, और मैं खुद ही एश्योर्ड नहीं था कि मैं उच्च शिक्षा में अपना कैरियर बनाना चाहता हूं सिविल सेवा। और जब मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तब मैंने यह तय किया कि पहले मैं उच्च शिक्षा में आगे बढ़ूंगा, और उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने पर जब ये क्लैरिटी मेरे दिमाग में बनती जाएगी कि मुझे किस नौकरी में जाना है या किस नौकरी को पहली प्राथमिकता देनी है, तब मैं डिसाइड करूंगा। और सर ये बात एमए, एमएससी, एमफिल या पीएचडी के दौरान मुझे पता चली कि सिविल सेवा में मेरा पहला रुझान है। मैं उच्च शिक्षा से ज्यादा सिविल सेवा को पसंद करता हूं। जब मैं सर डिटरमिन्ड हो गया, तब मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे सिविल सेवा देनी चाहिए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आप अनश्योर थे कि आपको 2 विकल्पों में से किसको ज्यादा वरीयता देनी चाहिए। इस बीच आप खाली बैठ नहीं सकते थे, इसलिए आपने उच्च शिक्षा के डिग्रियों में आगे जाने का निर्णय लिया, और उन्हीं के क्रम में धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी आप में आई, तब आपने तय किया कि आपको, आपकी समझ बनी, आपका निर्णय बना, तब आपने तय किया कि आपको सिविल सेवा में आना चाहिए, और तब आपने इस परीक्षा का अटेम्प्ट लेना
शुरू किया। इसी सवाल का आप जवाब और भी अलग तरीकों से दे सकते हैं कि आपने इतना लेट निर्णय क्यों लिया। उसका जवाब आप ऐसे भी दे सकते हैं कि सर मैंने सिविल सेवा में इसलिए लेट शामिल होने का निर्णय लिया क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, घर में कमाने वाले सदस्य बहुत कम थे। सिविल सेवा की तैयारी मैंने प्रायः देखा, जो लोग लगे हुए हैं उनको सफलता कई बार 6 साल, 8 साल, 9 साल बाद मिलती है। मैंने ये समझा कि अगर अपनी एकेडमिक की तैयारी ठीक से बीए में कर लिया जाए, उससे बहुत मदद मिलती है सिविल सेवा में। उस तैयारी के बाद अगर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी जो जल्दी मिल सकती उस पर जोर लगाऊं और एक नौकरी ज्वाइन कर लूं, फिर उसमें जाकर परिवार को आर्थिक जो उसका तनाव है उसको खत्म करके तब मैं सिविल सेवा की तैयारी करूं, तो आर्थिक रूप से परिवार पर बोझ नहीं रहूंगा। एक कैरियर ऑप्शन में बना चुका हूंगा और सिविल सेवा की तैयारी में भी 3-4 स्टैटिक वर्ष में लगा चुका हूंगा, उससे फाउंडेशन तैयार हो गया होगा। तब नौकरी करते करते जो बाकी एनरिचमेंट का काम है, गुणवत्ता संवर्धन का काम है, वो करके मैं सिविल सेवा देता रहूंगा। इसलिए सर मैंने पहले घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपने दायित्वों को समझते हुए पहले एक छोटी नौकरी लेने का विकल्प चुना। इसलिए मैं पहले टीजीटी में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक में गया, वहां से अपनी आर्थिक स्वायत्तता हासिल की, परिवार पर बोझ बनने की जो स्थिति थी उसको समाप्त किया, मानसिक रूप से सिक्योर हो गया और तब मैंने सर सिविल सेवा की ओर कदम बढ़ाया। इसलिए भी मैंने स्नातक के तुरंत बाद सिविल सेवा देने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि मैं सीधे उस परीक्षा में नहीं जाना चाहता था जिसमें लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ सकती है, सफलता तुरंत मिले जरूरी नहीं है, जबकि उसकी तुलना में छोटी नौकरियां आसानी से मिल जाएंगी और उनको मिलने के बाद भी सिविल सेवा की तैयारी जारी रखी जा सकती है। इस कारण मैंने सर स्नातक के बाद इतना समय लगाया। तो ज्यादातर लोग आप में से कोई ना कोई नौकरी कर रहे होते हैं, उनके लिए उत्तर होगा, उनको सूट करेगा कि मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, घर में छोटे भाई बहन हैं, पिताजी कृषक हैं, वो इतने लोगों को पढ़ा नहीं सकते इतने लंबे समय तक। इसलिए स्नातक के बाद आप सिविल सेवा की तैयारी के बजाय पहले इसकी तलाश में लगे कि पहले कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, फिर आगे अपने आर्थिक क्षमता के आधार पर सिविल सेवा की तैयारी आप करेंगे। तो ये कुछ सवाल थे जो आपने मुझसे पूछे थे। करुणाकांत का ये शायद है फॉर्म जो मेरे पास है, इन सवालों का मैंने जवाब दिया। मैं एक एक फॉर्म लूंगा और उनके सवालों का इस तरीके से जवाब देता जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ अप्रोच आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे इन सवालों को कुछ नए तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरे सत्र में किसी दूसरे के फॉर्म के साथ फिर मिलते हैं।